प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पाक फौज में आला सतही तकर्रियां और तबादले, सबसे बड़ी तब्दीली, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात। तकर्रियां और तबादले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कैसे असरअंदाज होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक बार फिर पंडाल, मीडिया के सामने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर दी। क्या मरियम नवाज ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत किस रुख जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पार्टी को बड़ा एनआरओ दे दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए अपने ताकतवर वजीरों और स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को करप्शन केसेस से बचाने के लिए पर काट दिए। उस्मान बुज़दार समेत अरकान काबीना को कैसे क्लीन चिट मिलेगी? नैब के डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार कौन है और उनका माजी क्या है? इन तफसीलात पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, पाक फौज में ये जो आला सतही तकर्रियां और तबादले, और जिस तरह आप ऑलरेडी इसके बारे में कह भी चुके हैं, पहले आपका शॉर्ट चला देते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं और उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कोर कमांडर्स मीटिंग है और मीटिंग्स होती रहती हैं, मगर ये इस दफ़ा कुछ ख़ास अहमियत की है। एक तो ऑफ कोर्स खित्ते की सूरत हाल, कौमी सूरत हाल, अफ़गानिस्तान, बला बला बला, मगर साथ में चूँकि 18 तारीख को 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, तो एक रीशफल होनी है उसके बाद कि किसने कहाँ पे लगना है। तो लोगों की बड़ी उसके ऊपर नज़र है, क्योंकि इस दफ़ा के इन फैसलों पे कौमी सियासत और नेशनल सिक्योरिटी और ख़ित्ते की सियासत पे बड़े असरात हैं। तो ये जो पेंडोरास बॉक्स पे भी उसके असरात आएंगे, तो बहरहाल वो मैं बताता जाऊँ। बाकी पेंडोरास बॉक्स जो है उसमें आप रुक जाए ज़रा, व्यूअर्स को ज़रा फिलर दे कर ना जाए। तो मेन जो अपॉइंटमेंट है जिस पे मेरा ख्याल सबकी आंखें होंगी कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती नहीं, वो तो मेरा ख्याल DGISI की जनरल फैज साहब के हवाले से होगी कि वो रहेंगे या उनको कोई कमांड दी जाएगी, कोई कोर दी जाएगी और उनकी जगह कोई नए कोई कमांडर आएंगे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये आपका कहना है, मैं पेंडोरा की तरफ आ रहा हूँ। ये तो खबर हुआ तो फिर आमिर भाई ये तो नहीं, ऑफ कोर्स सारी डी शफल और इसके अंदर इंक्लूडिंग दी ये जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है कि वो अब उनकी कोर रहती है, मेन पोस्टिंग ट्रांसफर तो वही वो रहती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। असल चीज़ तो वो स्टोरी आपने मेरे मुंह से निकलवा लिए, जो कि मैं इशारतन कहना चाह रहा था। 10 तारीख को जी आमिर साहब, ये पहले तो ये बताएं कि ये इतना आप एहतराज बरतना कहते हैं या इतना क्यों बता क्यों नहीं रहे थे पूरी बात? ये इस पे जो है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो रहा था और मेरा मोहतात होना चाहिए। क्लास साहब के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी और शायद से मैंने नहीं दी, इन्होंने जो है ना इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी कि जो फिर मेरे मोहतात होने की वजह से इन्होंने दी कि जब तक ये ना हो जाए। रुक जाए, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, इसी पे हमें आज शो करना है। मैंने ओवर हर्ड किया था अरशद शरीफ साहब को, मतलब चले मुझे थोड़ा सा बताने दें। उनकी किसी पे ना फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वी वर सिटिंग टुगेदर, मालिक भी बैठे हुए थे, मोहम्मद मालिक। तो अरशद यही कह जो मैंने सुना वहाँ से कि कोर कमांडर कराची ये नए DG आ रहे हैं ये सही। तो क्योंकि मैंने अरशद के मुंह से सुनी थी, सो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बैठ के वो आपके साथ शेयर करूँ कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट DG। हो सकता है अरशद शरीफ ये अपना क्रेडिट ना ले, क्योंकि उसने ये बात अपने शो में नहीं की। मैं मौजूद था, मालिक मौजूद था, उसकी मौजूदगी में अरशद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि न्यू DG ISI जो आ रहा है ना, वो एक कोर कमांडर कराची आ रहा है। मुझे नाम का भी नहीं पता था, इसलिए जब आप ज़्यादा हो गए ना, मैंने फिर नहीं कहा। दूसरा वो दबाव था कि अरशद, वो इसलिए कि परसों जब ये र्यूमर्स चले तो ये फैसला ये कल हुआ है, और ये फैसला जो होता है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी उन्हीं का होता है और लेफ्टिनेंट जनरल की सिलेक्शन भी होती है, मगर उसका अप्रूवल जो है एक सेरेमोनियल सी चीज़ होती है प्राइम मिनिस्टर से कि वो करवाना होता है। वो इमरान खान हैं, तो वो नवाज शरीफ के दौर में वो कई दफ़ा उस पर इधर उधर दाएँ बाएँ कर रहे थे, बीवी भी एक आध दफ़ा अड़ गई थी, और ये एक सेरेमोनियल किस्म की थी। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला होना, ये कल फैसला हुआ। पर तासुर ये दिया जा रहा है कि एक तो कि जी वो क्योंकि उन्होंने पिटीशन के अंदर जिक्र कर दिया था मरियम बीबी ने, तो उस दबाव के अंदर आके ये वाला किया गया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बड़ी आज सख्त बातें मरियम बीबी ने की हैं कि वो जो बार बार शौकत सिद्दीकी ने ये लिख दिया। शौकत सिद्दीकी को है, शौकत सिद्दीकी कोई बहुत अच्छे जज नहीं थे, बहुत कंट्रोवर्शियल जज थे,
कंट्रोवर्शियल फैसले देते थे, उन पर करप्शन के भी इल्ज़ाम थे, और वो ज़ाहिर है ओपनली बायस्ड भी थे, और ज़ाहिर है इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार भी थे। तो वो कोई उनका जो वो उनको बना के जज का कि वो कोई बहुत बड़े कोई जो है एथिक्स का पैरागॉन थे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि उनकी मिसाल ये दी जाए। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है कि ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रुझान बन गया है कि जो चला जाता है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, और आने वाले को सलाम कि तो चकवाल की जो है ना आज लोगों ने ना उसकी तरफ से नज़रें हटा दी, और काफ़ी लोग तो बहुत आगे हद तक आगे जा रहे हैं चकवाल की बेइज्जती करने में या उसकी शान में कमी करने में। और जो है ना गुजर खान जो है ना जो नए लगे हैं नदीम अंजुम साहब, उनकी जो एकदम से आज तक वो कभी फोकस पे नहीं आए थे, मगर उनकी जो कायदाना सलाहियतें, जर्री सलाहियतें, और ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स पे वो रहे हुए हैं, वो स्टाफ कॉलेज में भी रहे हैं, ये बिल्कुल उनका क्रेडिट है। और तो तमाम लोग जो इन पोजीशंस पे आते हैं वो उनका ये वाला ज़रूर होता है। मगर ये इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो जनरल फैज़ जो हैं ही मे बी डाउन जो है, मगर जो ये तस्वुर किया जा रहा है उनको खुदा ना खास्ता वो नहीं किया गया, ही इज़ नॉट आउट। यहाँ पे फ़ौज के लोगों को, आम लोगों को निज़ाम समझा दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइज पोस्टिंग होती है वो CGS की होती है, उसके बाद 10 कोर होता है, फिर उसके बाद 1-2 कोर्स होती हैं, ये स्ट्राइक कोर्स हैं पाकिस्तान की, और उसके बाद इख्तियारात और टॉर शॉर के लिए लाहौर कराची के कोर कमांडर्स होते हैं। मगर रिसेंटली बिकॉज अफ़गानिस्तान पेशावर बहुत ही अहम पोस्ट बन गई है, क्योंकि वो पहले भी काबुल के साथ यही गए थे वहाँ पे, और काबुल के अफ़गानिस्तान की डीलिंग जो है पेशावर कोर की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दूसरा ये है कि याद रहे कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, और वो अभी भी रेस में हैं। हम ये नहीं करना चाहते किसी में कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बिल्कुल नहीं है, पर इज़ वेरी मच इन द रेस, चौथे नंबर पे हैं सीनियरिटी में शायद। तो वो ये भी जो है ना लोग सोच लिया करें कि ये किसी को इस तरीके से पर्सनल बिल्कुल कि जस्ट बिकॉज वो पोस्टिंग हो गई है तो एक बिल्कुल वो है। मगर मेरा ख्याल उसकी एक वजह तो ये है कि ये क्योंकि ISI की पोस्ट जो है इनका माजी यही रहा है कि यहाँ पे अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा इतना ज़्यादा रोल रहा हुआ है कि उसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्कस भी होती है, कंट्रोवर्शियल भी होती है, और माजी में भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ इस पर होती रही हैं। कम ही कोई दुख याद होगा कोई ISI चीफ जो कि कंट्रोवर्सी से बचा हुआ। तो इंडिया की फॉर एग्जांपल किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा कि जनाब मेरा ख्याल है कि रॉ का चीफ कौन है, या वो जब लगता है तो वो कोई खबर भी नहीं होती, सिंगल कॉलम भी कोई खबर नहीं आती है। तो ये उम्मीद ये की जाती है कि इसका पॉलिटिकल रोल इस सौदे का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस के हद तक जो है नदीम अंजुम के दौर में कम होगा। जैसा कि हमने देखा ISPR का रोल जो है माजी के मुकाबले में उन्होंने मॉडरेशन अपनी की है। तो ये फ़ौज के अदारे के लिए भी ठीक नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल रोल हों और ये बहुत ज़्यादा पब्लिकली इसकी किसी किस्म की भी जो मनफी किस्म की इसके ऊपर जो है ना तबसरे किए जाएं। तबसरे तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा ये ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके जी, क्लास साहब आमिर साहब ने बड़ा एक कंप्रीहेंसिव और बड़ा ये एक लफ्ज यूज करते होते हैं कि मैयर, मुझे क्यों मैं इसको अदा नहीं कर सकता, मैं अपॉलॉजीज, मुझे ज़बान पे नहीं चढ़ता ये लफ्ज, चले मैं तो देहाती आदमी यूं कह लें। इसी तरह का इन्होंने ना वो तबसरा किया है, बिल्कुल नपातुल्लाह, एक लफ्ज इधर उधर नहीं हो सकता, मतलब पकड़ा नहीं जा सकता, तकरीन का वही कह रहा हूँ, कहीं से पकड़े नहीं जा सकते। आमिर साहब सेफ प्ले करते हैं, सेफ प्ले बड़ा जी माशाल्लाह, जब से 50 क्रॉस किया ना समझदार हो गए, मैंने अभी होना है समझदार। खैर कमिंग टू द पॉइंट, दो चार चीजें सर इसमें मतलब इन्होंने ऐसे शो कर दिया कि सारा कसूर जो है ना वो हम मीडिया का भी है, सियासतदानों का भी है, सबका है, क्योंकि हम इनको पोलिटिसाइज कर देते हैं, इन पे तबसरे कर देते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है। एक चीज तो ये क्रेडिट दें जो हम नहीं कहा है कि मैंने कहा है कि उनकी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है, थोड़ा हल्का सा नहीं मैं इन्होंने ओवर नहीं होना, मतलब आम आदमी को नहीं समझ आई होगी, मैं वो ये कर, अगर मुझे नहीं आई तो आम आदमी शायद में भी उन्होंने बेहतर समझाओ। दो तीन चीज़ें, एक तो ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है, ये हो ही नहीं सकता कोई भी DG ISI लगे वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो,
बाई वर्चू ऑफ हिज ऑफिस। ये थोड़ी सी लोगों को समझने की ज़रूरत है, मतलब तनकीद हमारी अपनी जगह पे, क्योंकि भुट्टो साहब जब यहाँ पे वो बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे, उन्होंने ये पॉलिटिकल एक रोल दिया था ISI को कि मेरे जितने पॉलिटिकल यहाँ जो मुखालफिन है मुझे उन पर रिपोर्ट भी देनी है, उनके टेलीफोन बगिंग भी करनी है, वो उनकी एक्टिविटीज़ भी मुझे बतानी है। मालिक साहब साथ हैं, मालिक साहब साथ हैं, चले मैं ज़रा थोड़ी 2 मिनट में बात पूरी कर लूँ। तो हैं। भुट्टो साहब ने ये रोल दिया था, बाकायदा एक पॉलिटिकल डेस्क बनाया गया था ISI का, जिसका काम यही था कि अपने पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस पे आंख रखनी है और उनकी चीज़ें जो है ना हमें बतानी है। ये एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ये काम करके गए थे, उसको हाँ ये कह सकते हैं आने वाले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं छेड़ा, उन्हें सूट नहीं करता था कि जनाब कि हमें रात को अगर हमें आके अपने तमाम मुखालफिन के टेलीफोन टैपिंग, उनका वर्बैटम, उनकी गुफ्तगू, आप उस भुट्टो साहब का केस अगर पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट वाली जो जजमेंट है उसमें बाकायदा पूरे केस में लगा हुआ है कि भुट्टो साहब के पास जो आती थी टेलीफोन गुफ्तगू आती थी मुखालफिन की, उसमें क्या क्या गुफ्तगू होती थी, भुट्टो साहब बैठ के चस्के लेके पढ़ते होते थे, फिर सारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ते रहे। सो ISI को पॉलिटिक्स में तो सियासतदानों ने इन्वॉल्व किया है, पॉलिटिशियंस ने इन्वॉल्व किया है, और बाद में इतना करीब कर लेते हैं कि वो आके समझते हैं कि अब ये हमारा ज़ाती वो है, वफादार है। मसलन आपको 2-4 मैं मिसालें दूँ जो बड़ी हैं इसकी, कि इनको किस तरह का आके ISI चीफ चाहिए था नवाज शरीफ साहब, इनको जनरल भट्ट वाला, मतलब ज़ियाउद्दीन भट्ट जैसा चाहिए, उस पर इनको कोई मसला नहीं था। ज़रा जहन में रखें, जनरल फैज़ पे प्रॉब्लम है कि बिकॉज इज वेरी क्लोज टू इमरान खान, हम भी उस पर बात करते हैं, उनका पॉलिटिकल रोल पे क्लोज है, मैं करते हैं, मैं उस पर भी बात कर लेंगे। जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट इनके करीब, क्योंकि वो भट्ट थे, वो कश्मीरी थे, लाहौरी थे, वो तो अपना क्लैन था, वो तो ठीक था, आपने जनरल भट्ट को ISI चीफ लगा के उनको पूरी आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल किया, एक आर्मी चीफ को डिसमिस किया आपने, इतना बड़ा कू हुआ जिसके लिए इतनी बड़ी तबाही आई, 10 साल के लिए मुल्क मार्शल में आ गया। आप भी तो उनसे पॉलिटिकल काम ले रहे थे, आपने लिया उनसे। जो प्राइम मिनिस्टर आता है, अच्छा बेनजीर भुट्टो आए थे, उन्होंने जनरल कल्लू को लगा दिया था, अगर आपको याद हो, प्राइवेटली पहली दफ़ा कोई आर्मी चीफ जो है ना, सारी DG ISI जो लगा आउटसाइड आपने लगाया, वहाँ से लगाया चीज़ें की। और उस पर क्योंकि मालिक साहब मैं चाहता हूँ उनसे भी बात कर। लास्टली जहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है ना, हमारे ये जो करते हैं, मेरा ख्याल है हमारे फौजी भाई हैं, वो थोड़ी सी वो जैसे हमें कहा जाता है कि रेड लाइन ना क्रॉस किया करें, ऐसे बाज़ दफ़ा वहाँ से भी एक रेड लाइन आके खुद क्रॉस करते हैं, जिसके नतायज जो हैं उन्हीं के लिए मुश्किल होते हैं। जब ये सारे काम इन्होंने फायर फाइटिंग जो इमरान खान ने खुद करनी चाहिए थी, ये करते रहे यहाँ पे कि किसी वक्त आर्मी चीफ को कहा जी आप उनसे खुफिया मुलाकातें कर लें, इन सियासतदानों से, उन्होंने कभी DG ISI को कहा जी आप इनसे मिल लें, फलां चीज़ मनवा लें, ये कर लें, उन्होंने विजिट्स करनी शुरू कर दी, उनको बुलाना शुरू कर दिया सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को, कभी उन्होंने GHQ बुला लिया, कभी उन्होंने आर्मी हाउस बुला लिया, कभी उन्होंने यहाँ पे आपके ISI मेस में बुला ले। आपने ओवर एक्सपोज किया, जिसकी बात आमिर साहब ने कहा ना कि बाज़ ओवर हो जाता है, मैं ओवर एक्सपोज ओवर नहीं, टोटली ओवर पे आए हैं आप टोटली। मैं थोड़ा सा मालिक साहब के पास जाऊंगा, एक जुमला आपसे सिर्फ क्या है कि भुट्टो साहब के किसी को बड़े कम लोगों को याद होगा कि उनका ISI चीफ कौन था, आपको याद होगा, आम आदमी को नहीं याद है। ये शुरू अख्तर अब्दुल रहमान और फिर हमीद गुल, फिर ऑन एंड ऑन, कम ही कोई बच्चा है जो कंट्रोवर्शियल ना हुआ हो ISI चीफ। मैं मालिक साहब से की तरफ जो मालिक साहब आपसे मैं जो खास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मरियम बीबी, चूँकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज भी उनमें करते हैं, तो वो बोरा भी बहुत बनाती हैं, मगर उनकी जो बहुत ही स्पीच थी वो हार्ड हिटिंग थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि जी वो उन्होंने शायद चेंज करवाया है, और शायद वो क्योंकि आप जा चुके हैं तो शायद इस वजह से और सख्त बातें की जा सकती हैं। आप किस पे राय में देखते हैं? नहीं देखें, मियाँ साहब और मरियम ये तो अपने लास्ट, जिसको कहते हैं ना, लास्ट पत्ते खेल रहे हैं अब आमिर, ये बड़े डेस्परेट हुए हैं। उनका ख्याल है कि अब इतना प्रेशर बढ़ाओ, जो पहले PDM से नहीं बन सका, फेल हो गया, कि हम इतना गन डाल दें कि जुडिशरी भी घबराए फैसला देते हुए, और मिलिट्री हाईकमांड को मजबूर करें कि वो हमारे से बात करें। और टाइमिंग बुरी नहीं है, 3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आजकल उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब नए ISI चीफ आएंगे, इनकी मुझे दो धारी तलवार नजर आ रही है, तो ये भी चाह रहे होंगे कि जाने वाले पे इतना ज्यादा खुल के आओ कि जो नया आने वाला है वो जरा चीजों को और तरीके से देखे। और एट वन लेवल इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि देखें अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। जब इमरान खान पावर में आए थे, उनकी DG ISI पहले की एक रिलेशनशिप बन चुकी हुई एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सबको पता है, मुलाकातें भी हुई, उनकी कंटेनर से जाकर उन्होंने मुलाकातें भी की, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे आपके जनरल साहब। अब when he came into the Prime Minister house, he already had a working relationship with the DG ISI.
दूसरा DGISI ही यही फैसला भी पॉइंट मैन थे, आर्मी चीफ के यही सारी बातें करते थे, सब कुछ करते थे। तो अब दोबारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन डेवलप होगी। आर्मी चीफ की रिलेशनशिप एक और जाविये से प्राइम मिनिस्टर के साथ और होगी, बिकॉज अब बहुत सी बातें जो पहले एक इंटरमीडिएटरी से होती थी अब डायरेक्ट होंगी। नया बंदा जो आया है बड़ा स्ट्रेट, इनका जबरदस्त, आप इनकी बैकग्राउंड देखें तो यू कैन टेल के बड़ा ही साना बंदा। आपको पता है, आपके भाई भी फौज में थे, कि कोई भी बिलो एवरेज आदमी ना तो इंस्ट्रक्टर होता है PMA में, ना वो इंस्ट्रक्टर होता है स्टाफ कॉलेज में, जो कमांडेंट बनता है स्टाफ कॉलेज का, वो वाकई ये फास्ट ट्रैक ऑफिसर्स होते हैं, वो वेरी वेल लेड, ऊपर से किंग्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं। सो अब वहां पे भी एक रीसेट का बटन होगा तमाम रिलेशनशिप्स में। फिर अब ये पोस्ट अफगानिस्तान चेंजेस आई हैं, ये अफगानिस्तान की गेम स्ट्रक्चरिंग वगैरह में सब में इन्वॉल्व थे, इसलिए शायद इनको पेशावर भी दे दिया गया। ये अब काफी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मरियम का अगर ये ख्याल है कि हम इतना प्रेशर क्रिएट कर दें, आज देखें आज जो उन्होंने पूरा सैल्वो फायर कर दिया, मेरा नहीं ख्याल इससे तक सैल्वो फायर हो सकता है। उसमें उन्होंने किसका सर मांगा? उन्होंने जनाब फैज साहब का सर मांगा, उन्होंने साकिब निसार का मांगा, उन्होंने खोसा साहब का मांगा, उन्होंने जी वो JIT का जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था वो ही बोलता था, बाकी नहीं बोलते थे, उनका सर भी मांगा। फिर उन्होंने कहा कि जी जजेस और भी थे जो इसमें हमारे खिलाफ पार्टी बन गए हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सर मांगा, उन्होंने आज हाई कमान का सर मांगा, उन्होंने एक वार्निंग शॉट दे दिया आर्मी हाई कमान को कि देखे। नहीं मालिक, हमने नोट किया मालिक साहब, एक आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपने वो चीज़ें बताई हैं, उसमें उन्होंने कोई ये पहले होता था, जिक्र होता था कि आर्मी चीफ पे बात करते थे, नवाज शरीफ साहब भी, मरियम साहबा भी, इस तमाम जितने भी नाम आपने लिए कि फलां 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 पे उन्होंने बड़ी वो की, तो उसमें आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। सो उनके जहन में वही है कि कोई डिवाइड एंड रूल किया जाए कि एक बंदे को टॉप के बंदे को स्पेयर करके बाकी को रगड़ दो, ताकि उन्हें लगे जी हमारे तो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ये जाने और मरियम जाने। यार एक बार ये आपको शायद याद होगा, आप भी थे उस कॉन्वर्सेशन में बैठे हुए थे एक दिन आमिर के घर ही, तो ये डिस्कशन कर रहे थे कि मियां साहब का हर बारी प्रॉब्लम होता क्या है। वैसे आप बताएं, आप उनके बड़े करीब रहे हैं, हाँ। उनको क्या प्रॉब्लम होता है आज तो बता ही दें। तो आपने बात की है ना डिवाइड एंड रूल की, आई थिंक यही प्रॉब्लम है। शायद मियां साहब और उनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली ये समझती है कि दो चीजें, कि प्राइम जो आर्मी चीफ का पर्सन है और जो प्राइमरी आर्मी चीफ का ऑफिस है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और आर्मी इंस्टीट्यूशन एक थर्ड है, ये नहीं है। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब आप आर्मी हाई कमान के पीछे जाएंगे और आप ये बयान देंगे कि जी हम तो 4 जनरलों का नाम ले रहे हैं, हम फौज का नहीं ले रहे, ये आपकी आउटसाइडर थिंकिंग है, ये नहीं होता। आप इंस्टीट्यूशन को ही हिट करते हैं और इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन ही रिस्पॉन्ड करती है। ये आज से 20 साल पहले वाली फौज नहीं थी यार, जब हर चीज ठंडा ठंडा कुछ नहीं हो रहा होता था। ये फौज है पिछले 20 साल से लड़ रही है, हर वक्त रेड अलर्ट है। आप देख लें, मुल्तान में अभी चले जाए, आप लाहौर चले जाए, वो बाहर घास काट रहे होते हैं ना सिपाही, तो 4 सिपाही बंदूकें लेके खड़े होते हैं, कोई ऑरेंज अलर्ट से नीचे नहीं आता। यूनिट, हर यूनिट में शोधा है, हर यूनिट में लोग अस्पताल भरे हुए हैं जवान लड़कों से, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, यू हैव लॉस्ट अ फ्रेंड और यू लॉस्ट अ ब्रदर, सब कुछ चल रहा है। अब बिल्कुल फौज की थिंकिंग बदल गई है। पहले 3 सोचें होती थी मेरे अपने तजर्बे में। एक फौज होती थी जो सूबेदार मेजर को रुकती थी, फिर एक फौज होती थी जो नहीं मालिक ये बताएं कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बेहतर हो गया कि जिस तरह के, जैसे आमिर ने भी कहा, हमने भी सुना, इतने ज्यादा अटैक्स में लग रहा है कि इट्स मतलब जनरल फैज वर्सेस मरियम और किसी का कोई इसमें नहीं है। कमांड हमेशा से अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट आ गई है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तरह की थिंकिंग। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जिनका ख्याल ये होता है, देखें आप भले, और दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल इथॉस होता है, एक इंस्टीट्यूशन का अपना सेंस ऑफ सर्वाइवल होता है। अगर आज एक आर्मी चीफ ख्वार होगा तो कल को जो 6 जनरल ऊपर बैठे हुए उनमें से एक आर्मी चीफ बनना है, वो आज नहीं होने देता, कहता है कल तो मेरी बारी भी आएगी। एक नेचुरल एक टेंडेंसी, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल है। और यहाँ तो ये बड़े आइडियोलॉग्स लोग हो ना, करप्शन के केस बने हुए हैं, आज तक एवनफील्ड का जवाब नहीं दिया। अब आपको पता है, मुझे ही पता है कितनी नजरियाती जंग है, कोई नजरियाती जंग नहीं, ये खाली वो अपने फायदों की जंग है। इसलिए इनकी वो बात आगे नहीं बिकनी, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन पर चले गए। आपने एक चीज नोट करें,
जब भी मरियम ये बोली है, इनको दूसरी शरीफ फैमिली ने सपोर्ट किया, पर कल हमजा की स्टेटमेंट थी, परसों की शायद हमजा की स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने इदारों को कमजोर किए बगैर अपने आप को मजबूत करना है, और उसने पूरा वो दूसरा एंगल हमजा का ये बयान था कि जी अपना कद किसी के दूसरे के अदारे का कद कम करके अपना कद ऊंचा नहीं किया जा सकता। तो आपको दो पैरेलल थॉट प्रोसेस। आज जब उनसे सवाल हुआ मरियम से, किसी ने पूछा शहबाज साहब का, नहीं उनकी बात ना करें, मेरे केस की बात है, जब इस पे बात करेंगे। दो क्लियर लाइंस आ गई हुई हैं। अब अभी तो 2 दिन पहले इनके घर खाना था दोपहर का अपने ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा बरादरान के घर में लाहौर में। ये 800 लोग थे। आज मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे शायद फरहान अब्बासी साहब। मैंने उससे पूछा, मैं कहा जो उस दिन खाना था वह क्या हुआ? नहीं जी सारे मुतफिक थे कि जी एक ही बयानी है। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, बिकॉज 9 में से 3 लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, सब ने कहा एक ही बात, जिसपे बहस 5 घंटे अगर मुतफिक था तो 5 घंटे का झक मार रहे थे। 5 साढ़े 5 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें सब ने ये हुआ कि जी मियाँ साहब से बात करें कि अब एक चीज क्लियर कर दें और तय कर दें कि करना क्या है। मरियम ने पार्टी चलानी है कि शहबाज शरीफ ने चलानी है, कौन सा बयान? ठीक है मालिक साहब, इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं कि अब आगे करेगी क्या पीएमएलएन, और आपने जिस तरह से कहा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट इज प्रिवेलिंग, तो इंस्टीट्यूशन फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन को, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब की सर आज शेप बिगाड़ दी गई है और कुछ अहम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आपके पास अगेन नैब के हवाले जी। से। ये शक्ल बिगाड़ नहीं रही गई, नैब को टूथलेस बना के, और मेरा ख्याल है अगर ये इस ऑर्डिनेंस अगर ये अदालत से फारिग नहीं होता तो इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप क्यों तनख्वाहें टैक्स पेयर्स मनी क्यों ज़ाया करते हैं। पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि ये अदालत से बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये पिट जाएगा, इसको फेंक देंगे वो, क्योंकि जो उनको दिया एक्सटेंशन दी जा रही है कि जी जब तक कोई नया नहीं लगता, जब उस वक्त तक जो है ना वो रहेंगे, तो वो 2 साल नहीं लगाते, 3 साल नहीं लगाते, तो एक किस्म का एक शख्स को उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये अदालत के बेताशा जावेद इकबाल साहब का अपना फ़ायदा, अपना एनआरओ के अंदर केस है, जजमेंट है कि जनाब किसी एक शख्स या तबके को फ़ायदा नहीं किया जाता, ये उड़ जाएगा। मगर जो बाकी इसके अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं, तो वो कहते हैं पंजाबी में कि हमारी बारी आई तो फिर कुगू बोल गया, कि अपनी अब जब नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत को 3 साल हो गए हैं और बेताशा इस तरह की चीज़ें हैं कि उसी पैमाने पे जिस पे वो पहले वालों को टांगा गया है हमारे पे लगेंगे तो हम फंसते हैं। तो वो फिर ना सिर्फ के अपने आप को भी बचा लिया है और वो भी सारे बचा लिए हैं। 2 ही चीज़ें मैं पॉइंट आउट करता हूँ सिर्फ यहाँ पे। एक तो ये कि जनाब अगर कोई प्रोसीजर लैप्स हो जाता है और कोई मनी ट्रेल नहीं मिलती कि आप बता नहीं सकते कि इस प्रोसीजर लैप्स की वजह से आपने ये पैसे कमाए और ये आपके अकाउंट से पकड़े गए, आपके यूं ट्रांसफ़र हुई पूरी नहीं है, तो आप बच जाएंगे। तो इसमें सरकारी मुलाजिम भी निकल जाते हैं, इसमें जो है पॉलिटिशियन भी निकल जाते हैं। और ये जो तमाम इस वक्त केसेस हैं पहले ही ऑलरेडी चल रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अद्वियात में आपने जो 2 वज़ीर फारिग किए वो नहीं हो सकता। चीनी का जो इतना नैब का चल रहा है वो बिल्कुल वो भी इसमें प्रोसीजर लैब से निकल जाएगा। आटा, गंदम, पेट्रोलियम, LNG सारे उसके अंदर से जो है ना वो वाले निकल जाते हैं। तो बाकी साथ में हाँ कि NEC और एक्नेक भी निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम मिनिस्टर्स आते हैं और मेजर फैसले वहाँ पे होने होते हैं और इकनॉमिक रिलेटेड होते हैं। और गड़बड़ अक्सर जो है वही पे इकनॉमिक्स से रिलेटेड ही उसके अंदर सारी गड़बड़ होती है। और वहाँ जानबूझ के जो गड़बड़ की जाती है तो जाहिर है जान के प्रोसीजर लैप्सेस डाले जाते हैं या इस तरह का वहाँ पे पॉलिसी में कैट किया जाता है, वरना पीछे रह किया जाता है। और लास्ट ये कि डेवलपमेंट से रिलेटेड CDWP और PDWP और DDWP डेवलपमेंट जहाँ पे मेजर खांचे लगते हैं वो भी निकाल दिया गया है। लास्ट ही मैं बस खबर देता जाऊँ जो है वो ये कि डिप्टी चेयरमैन जो हुसैन अजहर साहब को इस्तीफा दे के फारिग जान छुड़ा दी गई उनसे, तो अब जो बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत फेवरेट हैं ज़ाहिर शाह साहब, उनके लगाए जाने का इम्कान है।
और डीजी ऑपरेशंस थे, और इनके ज़माने के 2-4 मैं बता देता हूँ कारनामे, क्योंकि डीजी ऑपरेशंस मेन उसकी मर्ज़ी के बगैर रेफरेंस नहीं बनता। तो इनके ज़माने में जो है वो कारके का रेफरेंस, जो कि बड़ा फॉल्टी रेफरेंस माना जाता है, वो इतनी देर लटका वो केस इसलिए कि वो भी इन्होंने बनाया था। फिर सैंडक का जो है वो चीनी कंपनी जो कोई हमें कुछ भी नहीं देती है, दोबारा उसको सैंडक दे दिया गया, वो रेफरेंस भी इनकी मर्जी से। फाइनली कि ब्रॉडशीट का सारा जो हमें जुर्माने लाखों करोड़ों के दिए गए, तो आर्बिट्रेशन में नैब की तरफ से यही सैरिंग करते रहे और यही उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और उन लैप्सेस की वजह से हमें कई डॉलर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लूली लंगड़ी नैब रह गई है, बाकी जो है उसके अंदर भी ओहदे ऐसे ही दिए जा रहे हैं, वरना तो उसको बंद कर देना चाहिए। क्लास साहब, अब मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, आप इस पे पहले कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुझे पता है वो है, मालिक से फिर कंक्लूड करवाते हैं। आमिर साहब ने जो ज़हर शाह की क्वालिटीज़ बताई हैं, ये क्वालिफिकेशन पे पूरे उतरते हैं चेयरमैन नैब की। आमिर साहब ने ना 2-3 चीज़ें मिस की हैं इसको करते हुए। मैं स्पीड में था कि मालिक साहब भी यहाँ नहीं, आपने आप ये फिर मोहतात हो गए थोड़े से। उन्होंने कैबिनेट के फैसले इसमें से निकाल दिए सर, उन्होंने ईसीसी के फैसले निकाल दिए हैं, जहाँ पे सारे स्कैंडल है, सारे घपले हैं। और मुझे अफसोस ये हो रहा है, कोई आज इमरान खान साहब खुद होते हैं अपोजिशन में, नवाज शरीफ या जरदारी या गिलानी साहब एंड कंपनी यही ऑर्डिनेंस लाते, इन्होंने ज़मीन आसमान में वो धूड़ उड़ानी थी और मीडिया ने आज उड़ानी थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपने सारे उसमें से निकाल दिया, पूरे बाबूस भी निकाल दिए हैं, आपने मिनिस्टर भी निकाल दिए, अपनी कैबिनेट भी निकाल दिए, ईसीसी भी निकाल, एक्नेक वगैरह CDWP छोड़ें, वो और फोरम है आपके, वो बेशक निकाल दें, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। जो हाईएस्ट फोरम पे आप बैठ के, ईसीसी आपके यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंट्रैक्ट दे रही है आपकी शुगर के, गंदम के, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं कैबिनेट में बैठ के, आपके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, आप अपने फैसलों का बोझ लेने को तैयार नहीं है, तो किस चीज़ के वज़ीर आज़म है, किस चीज़ के वज़ीर हैं? आपको अगर ये शक है कि कल को हम पकड़े जाएंगे, इट मीन्स इंटेंशनल मिस्टेक्स आप करना चाहते हैं, ब्लंडर्स करना चाहते हैं। सो ये तो सबसे बड़ा जो आज स्कैंडल हुआ है, अगर मुझसे पूछें, वो इमरान खान साहब ने ये नैब ऑर्डिनेंस करके दिया। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन्होंने पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तबाह किया, इन्होंने पहले उसके बाद FIA को तबाह किया, अब ये जाके नैब को तबाह कर, इससे बेहतर है इसको सफ़ेद आती बंद करें, इनको खुली छुट्टी होनी चाहिए, कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए। ये जो तनख्वाहों पे और आके इन चीज़ों पे पैसा दे रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप आके यहाँ खर्च करना चाहते हैं, या कंट्रैक्ट देना चाहते हैं, माल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपसे जवाब न, इट्स ए शेमफुल। मैं अगर इसको सुप्रीम कोर्ट इसको उठा के बाहर नहीं फेंकती, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जनाजा पढ़ लें अकाउंटेबिलिटी का, ये आखिरी एक रह गया था थोड़ा सा, वो इन्होंने खत्म कर दिया। मैं मालिक साहब से आपकी इजाजत साहब से, मालिक इसके अंदर जो है कि बिल्कुल उनका जनाजा पढ़ लिया जाए कि ऐसी पार्टी जिसका के स्लोगन ही करप्शन के अगेंस्ट था। अब आज आपकी शायद खान अब्बासी को मैं देख रहा था, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो एहसन इकबाल एनर्जी के अंदर जो भी इन्वॉल्व है, चीनी वाले, सीमेंट वाले, आज सारे लुटियां डाल रहे होंगे पिछली गवर्नमेंट के और इस गवर्नमेंट के। मैं एग्री करता हूँ, मैंने यही पॉइंट रेज करना था जो रूफ ने किया है। कैबिनेट को किस तरह आप छोड़ सकते हैं? आपको पता है कैबिनेट में जब डिसीजन होता है तो उसको यूनानिमस डिसीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और वो ये नहीं होता कि जी 4 माने थे 3 नहीं माने और डिसीजन नहीं होता। इट इज व्यूड एज अ यूनानिमस डिसीजन। और ये जो दूसरा ड्रामा है प्रोसीजर लैब्स का, यार ये कोई स्पाई खाने वाला नहीं है कि जिनमें रोजनामचे में ये गलती करती है। प्रोसीजर लैब्स टेक्निकल इन्होंने बीच में लूप रख रहे हैं ताकि हर चीज उसके अंदर कवर हो जाए। और कैबिनेट के पास, बिल्कुल मैं भी करता हूं, अगर कैबिनेट बोझ नहीं उठा सकती अपने फैसलों का और पूरी कौम उसका बोझ उठाए, किस तरह कैबिनेट को आप एग्जाम कर सकते हैं? इससे बड़ी बददियानती है ही कोई नहीं। जैसे वही बात की आप ईसीसी की, इसकी, इन दोनों की सीधी सीधी डिसीजंस हैं जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इनके डिसीजन से पूरा पाकिस्तान फैसला करता है हमने कैसे कारोबार करना है, कैसे नहीं करना। हर चीज आपका एक एक चीज कैबिनेट में, बजट पहले आपकी कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर जाता है नेशनल असेंबली के अंदर। हाउ कैन कैबिनेट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट? आप वजीर बन जाएं, याशियां करें, जो मर्जी करें और आप कैबिनेट के अम्ब्रेला के नीचे से निकल जाएं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर कैबिनेट को एग्जाम करना है तो फिर नैब को बंद करें। मालिक, मेरा आपसे ये मजीद सवाल ये है
कि ये जिस तरह हमने कहा कि किसी एक तबके के लिए या एक क्लास को आप मुस्तस्ना नहीं करवा सकते, तो इस ग्राउंड पे चेयरमैन को छोड़े, ये सारा ऑर्डिनेंस इस ग्राउंड पे कि आप कैबिनेट को मुस्तस्ना कर रहे हैं। बात सुने, गवर्नमेंट ऑफ टुडे इज ऑपोजिशन ऑफ टुमारो। ये अपने ऑपोजिशन के दिनों की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आज जो कुछ आपने पहले कहा था ना कि ऊपर रगड़ा लग गया, इन्हें क्या सानू ना लगे, तो कानून ऐसा चेंज करो जिसमें जो इस वक्त पुरानी गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी निकल जाएं, उनके मुकदमे खत्म हो जाएं और उनकी भी जान छूट जाए, और उसके क्विड प्रो को होगा कि वो हमारी जान छोड़ने में भी तैयार हो जाए। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूं मालिक, कि वो अपने फ्यूचर का, अपोजिशन का नहीं सोच रहे। ये आज इस बेनिफिशरी हैं, जो हेलीकॉप्टर केस है और जो इसका दूसरा मालन जबा केस है, वो क्योंकि हमने बता दिया हुआ था कि जनाब उसमें से करने वाले हैं, इस अदालत इसकी रोशनी में, ऑर्डिनेंस में वो वैसे ही बाकी सबके साथ जो हैं ये भी फारिग होते हैं, ये इस वक्त भी बेनिफिशरी होते हैं। और जब आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो हमें आप हर चीज लटका लेते हैं ना। गवर्नमेंट में बैठे हो तो आपके पास बड़ी पावर होती है, आपके पास कुछ कानून की पावर भी ना हो तो ला कानूनियत की बड़ी पावर आपके हाथ में होती है, आप डिले कर लेते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट में हाथ नहीं डाल सकता। हाथ तो डलता अपोजिशन में, यही मुकदमे आप किसने मियां साहब को हाथ डाल लिया था, सारे अपोजिशन के जमाने में रगड़े पड़ते हैं, हर कोई आने वाले कल के लिए प्रिपेयर करता है। इससे बड़ी मैं कहता हूँ मुनाफकत नहीं हो सकती जो ये चेंजेस जिस तरह की आई हैं। जब इन्होंने क्या, मैं पढ़ रहा था ना, वो शॉक कि यार अगर कैबिनेट बीच में नहीं है, अगर ईसीसी बीच में नहीं है, अगर पॉलिसी मेकर्स नहीं है, अगर आपने हर चीज को प्रोसीजर लैब्स का लिबादा उड़ा के जो मर्जी आप कर ले, तो फिर न्याय है किसके लिए? Why waste that money? मैं वही कह रहा था, ये काम जरदारी साहब करते, नवाज शरीफ साहब करते, गिलानी साहब, राजा, कोई दुख ना होता। मैं अभी बात कह रहा हूँ, कोई दुख ना होता। वो जो आमिर ने बात किया, आप तहरीक इंसाफ है, ये आपने इंसाफ किया है आज, और करप्शन के नारे पे आने वाले लोग, इससे ज्यादा कोई शेमफुल चीज नहीं हो सकती पाकिस्तानी तारीख में कि आपने एक पार्टी इंसाफ के नारे पे आई है। और ये जनरल मुशर्रफ ने तो एनआरओ दिया था ना, जिसको इमरान खान साहब आज तक कहते हैं 2007 में जो बीबी के साथ हुआ, ये उससे बड़ा एनआरओ है। जो 3 आर्किटेक्ट्स हैं इस्तेमाल जिन्होंने नैब लॉ पे काम किया हुआ, आप उन तीनों बंदों की पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री देख लें, आप हैरान होंगे। तो ये तो बिल्कुल ये सही रऊफ ने इस्तेमाल किए टर्म कि ये एनआरओ है, ये जो अपोजिशन मांग रही थी और ये जो कहते थे जी हम नहीं देंगे, ये उन्होंने जो मांगा नहीं था उससे ज्यादा दे दिया है, क्योंकि ये खुद अपना देख रहे हैं, आप उनकी वजह से नहीं दिया, अपना देख रहे हैं कि हम इसमें कड़की में फंसते ही फंसते हैं। अफसोस होता है, मायूसी तो होती है, लेकिन हमें ज्यादा दुख होता है, अफसोस होता है। इनका बहुत बड़ा तबका पढ़ा लिखा ये समझता था, जो इन्होंने इसको आके वो भी किया, फैलाया सोशल मीडिया के जरिए कि वो आखिरी उम्मीद है जी हमारी, लास्ट होप, लोगों को उन्होंने उसी पे लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे। लास्ट होप को ये काम करना चाहिए था कि नैब को आपने आज बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ये तो एफआईए जैसी पावर भी नहीं रही सर इसके पास, एफआईए के पास ज्यादा पावर्स है नैब के बाद। लेकिन मैं रऊफ आमिर एक बात कर रहे थे कि कोर्ट्स है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक गेम की है, इन्होंने उनको एक्टिंग ही रखा है अगली अपॉइंटमेंट तक। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो इनकी अपॉइंटमेंट स्ट्राइक डाउन भी होगी, बिकॉज उनकी एक्सटेंशन तो हुई नहीं। फिर मुर्गी चोर का क्या कसूर है मालिक? मेरा पॉइंट ये है कि वो अगर 2 साल डेढ़ अगर टाइम स्पेसिफिक करते तो ठीक था। मैंने बड़ी गौर से ड्राफ्ट उसका पढ़ा है, तो उसमें बेनिफिशियरी तो मौजूदा चेयरमैन है ना। मैंने फवाद चौधरी को प्रोग्राम में लिया और मैंने उससे एग्जैक्टली सवाल किया, मैंने कहा यार इतनी आपने इंटरेस्टिंग मिशन है, इसमें टाइम लिमिट ही नहीं है। तो उनका जवाब पता है क्या था? हेलो जी 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 आवाज आ रही है? मालिक साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, बताना चाह रहे थे। अगर टाइम रह जाए, दुख मुझे पता क्या हो रहा है सर, ये बड़े पढ़े लिखे आए थे, मिडिल क्लास से लोग उठ के आए थे, बड़े मतलब एलीट क्लास आई थी, लिबरल, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, कोई इनमें से किसी के अंदर कोई वो ख्वाजा आसिफ वाली बात नहीं है। मतलब असद आप वहाँ से शुरू करें, असद उमर से शुरू करें, शफकत महमूद से शुरू करें, आप शीरी मजारी से शुरू करें, फवाद चौधरी पे आप लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आप लोगों में से किसी में जुर्रत नहीं है कि आप कहें सर हम ये क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमें नहीं, इनमें से किसी का ज़मीर नहीं बच गया कि ये हमें क्या भाषण देते रहे, लिखते रहे। ये शफकत महमूद साहब के इनके आर्टिकल में उठा के पढ़वाऊँ इनको, जो न्यूज़ में इन्होंने सफ़े काले किए हैं, आप क्या लिखते रहे अकाउंटेबिलिटी पे। इन्होंने जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करवाई थी 1996 में, साजिश की थी इन्होंने, ये फ़रूक लगारी साहब और ये नवाज शरीफ के साथ मिल के नजम सेठी साहब थे, शफकत महमूद साहब थे और सारे थे, इन्होंने करप्शन की बुनियाद पर करवाई थी कि बीबी की हुकूमत करप्ट है।
आज उसी पे बैठ के जब आपके पास एक इदारा है, उस इदारे को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप पे हाथ ना डाला जाए, आपके फेलो मिनिस्टर पे हाथ ना डाला जाए। ये पाकिस्तान की पढ़ी लिखी लीड थी जो बाहर से पढ़ के आई है, ये फॉरेन क्वालिफाइड थे जिन्होंने इस मुल्क को जस्टिस सिस्टम देना था। आम आदमी का फिर काम करेंगे। जेलों में आपने बंदे यहाँ पे ये गिरफ्तार किए हो ना, जिनको चोरी पे पकड़ लेते हैं कि मुर्गी चोरी की है, साइकिल चोरी की है, बाइक चोरी पर, उनको भी खोलें। आप बड़े बड़े डाके मारना चाहते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी फेस नहीं करना चाहते, आप अपने ऊपर हाथ नहीं डलवाना चाहते कानून का। मतलब पढ़े तो सही, मैं हैरान हूं कि जिस बंदे ने इसको ड्राफ्ट किया है और जिस तरह कैबिनेट इसकी अप्रूवल, अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, कुछ थोड़ा सा जमीर आप भी दिखा देते। मिनिस्टर जो है वो नहीं बात कर सकते क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब टेंटेड हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा, जरदारी साहब का देखेंगे, जरदारी साहब ने पार्लियामेंट को पावर दी थी, उन्होंने 18वीं तरमीम में प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर किया था। इमरान खान साहब को याद रखा जाएगा तारीख में, जिन्होंने अपनी पावर्स एक उसकी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो पार्लियामेंट ने दी थी, उन्होंने सरेंडर किया टू द प्रेसिडेंट। मैं लास्ट आपकी बात कर दूं कि लास्ट में बिल्कुल इस पे एंड करते हैं कि जो आपने बात की है कि चूंकि इसको प्रोटेक्शन 18वीं तरमीम की है, मेरा ख्याल है इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए इसको लाने के लिए। कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली नैब को खत्म ही कर दिया गया एक तरह से। मजीद भी बात करेंगे अहम टॉपिक्स के ऊपर। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।